ओके चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर पे हम थे और उसी में आगे बढ़े। लो, हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर कर रहे थे और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर के अंदर हमने प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फुएल्स करते हुए मेरे ख्याल से हमने 6 प्रिंसिपल्स खत्म कर दिए थे। हमने पहला प्रिंसिपल कौन सा किया था? डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा प्रिंसिपल कौन सा किया था? सेकंड प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा प्रिंसिपल कौन सा किया था? डिसिप्लिन। और चौथा प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड। और मैंने कहा था यूनिटी ऑफ कमांड जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब था कि हर एक इंसान को, हर एक सबऑर्डिनेट्स को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर्स मिलने चाहिए और वो सबऑर्डिनेट उसी सुपीरियर को रिप्लाई करेगा, उसी को आंसरेबल होगा। अगर एक सबऑर्डिनेट को 2 सुपीरियर एक साथ ऑर्डर देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो काम नहीं कर पाएगा। यही था यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब एक ही आदमी ऑर्डर करे। उसके बाद हमने कहा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब ये प्रिंसिपल क्या है? ये भी बहुत सिंपल प्रिंसिपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल सिंपल सी बात बोलता है, मालूम है क्या? कि अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग हेड होना चाहिए। मतलब मान लो एक कंपनी है, मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूं। प्रिंसिपल नंबर कौन सा है? 5वां लिखो, यूनिटी ऑफ हैंडराइटिंग सुधारने के चक्कर में ऐसा हो कि लिखना ही भूल जाओ। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यही है ना? ये प्रिंसिपल मालूम है क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल कहता है, फॉर एग्जांपल मान लो एक कंपनी है टाटा लिमिटेड। आपको मालूम है टाटा के नाम से जानते हैं ना कंपनी है। इस कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। टाटा सॉल्ट भी बनाती है, टाटा सीमेंट भी बनाती है, टाटा स्टील भी है और टाटा टी भी है और फिर टाटा व्हीकल्स भी है। बहुत सारी चीजें, नेस्कैफे भी टाटा की है। बहुत सारी कंपनियां टाटा के अंदर काम करती हैं। टाटा के सोप भी हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सिर्फ एक ही बात कहता है कि एक अलग डिपार्टमेंट का एक अलग प्लान होना चाहिए और एक अलग से हेड होना चाहिए। यानी ये वाला जो डिपार्टमेंट है इसका यहाँ वो वाले डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ना, उसकी बात कंफ्यूज मत होना। इसलिए एग्जांपल दिया, देखो ये टाटा के एक अलग डिपार्टमेंट है सॉल्ट और ये अलग डिपार्टमेंट है सीमेंट। जितनी डिमांड सॉल्ट की है उतनी सीमेंट की नहीं है। वो बोलता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर हमारा अलग से एक डिवीजन है, सॉल्ट डिवीजन, इस डिवीजन का अलग से एक हेड होना जरूरी है जो सिर्फ इसी के लिए प्लानिंग करे कि सॉल्ट डिवीजन को कैसे आगे बढ़ाना है। अगर एक आदमी 2 चीजें संभालेगा, सॉल्ट के साथ साथ सीमेंट भी संभालेगा, तो जो चीज मार्केट में बिकती होगी उसे तो बेच देगा, जो नहीं बिकती होगी वो पीछे रह जाएगी। आप समझे मेरी बात? मार्केट में सॉल्ट बिकता है, हर घर में टाटा सॉल्ट आता है। 130 करोड़ लोग हैं हम, रोज का कम से कम इतना सॉल्ट को लग जाता होगा कि टाटा सॉल्ट बहुत पैसे कमाती है, ठीक है? लेकिन सीमेंट उतना नहीं रखती। घर के अंदर हम सब्जी में सीमेंट तो नहीं डालते, सीमेंट तो बहुत कम जगह पे यूज होगा, लेकिन जहां यूज होगा बल्क क्वांटिटी में यूज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको और इसको एक डिवीजन मत मानो, अलग अलग मानो। इसका एक अलग हेड हो, इसका अलग से एक हेड होना चाहिए जो इसके लिए प्लानिंग करे और इसका फिर एक अलग से हेड होना चाहिए, एक अलग हेड, डिपार्टमेंट हेड, जो इसके लिए प्लान करे। यानी जितने भी टाटा के डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी डिविजन्स हैं, वैसे इन्हें डिवीजन बोलते हैं, जितने भी टाटा के डिविजन्स हैं, हर डिवीजन का अलग हेड हो और वो अपने डिवीजन के लिए प्लानिंग करे, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करे ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इसे बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वहां समझे थे आप यूनिटी ऑफ कमांड? वहां एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर ऑर्डर देगा और वो सबऑर्डिनेट उस सुपीरियर को आंसर देगा। यही बात थी ना? यहां हर डिवीजन का अलग अलग हेड हो और वो उस डिवीजन के लिए, उस डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग करेगा। दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एग्जाम्पल समझ गए आप? तो चलो लिख लो इसको फटाफट जल्दी से, और इसको लिख लें और इसको लिखे फटाफट।
there should be one head. There should be one head for one plan. For one plan. नेक्स्ट लाइन में लिखो UOD यूनिटी ऑफ डायरेक्शन स्टेट्स दैट all the units of an organization should be moving towards all the units of an organization should be moving towards the same objective through coordinated and focused efforts. मतलब हर डिपार्टमेंट का अपना अपना हेड अपनी अपनी प्लानिंग करे और सभी डिपार्टमेंट, सभी डिवीजन, सभी यूनिट्स, ये अलग अलग यूनिट्स बोलो, इन्हें अलग अलग डिवीजन बोलो, सभी यूनिट्स जो है वो मिलके एक ही गोल की तरफ जाए और वो है टाटा मोटर्स को, टाटा लिमिटेड को ऊपर लेके जाना। कंपनी का कौन है? टाटा लिमिटेड, लेकिन उसकी कितनी सारी यूनिट्स हैं? सभी यूनिट्स के जो लोग हैं वो अलग अलग प्लानिंग करें, एक हेड हो, एक प्लान हो, हर यूनिट के लिए सेपरेट हेड, सेपरेट प्लान हो और सब मिलके कोऑर्डिनेट तरीके के साथ काम करें ताकि टाटा को कहां ले जाए? ऊपर की तरफ, टाटा ग्रो करे। यही इसका मेन टारगेट है, दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है जी, लेकिन एक दूसरे के काम में मिक्सअप नहीं होना चाहिए। आ जाओ आगे, द पॉजिटिव इफेक्ट्स। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? लिखो फटाफट जल्दी से। नंबर 1, एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन इज ऑब्टेन्ड। Advantage of specialization is obtained. Advantage of specialization is obtained. Number 2, increase in the efficiency. Increase in the efficiency of organization. Increase in the efficiency of organization. Number 3, easy to achieve objectives. Easy to achieve objectives. Or number 4, it helps in coordination. It helps in coordination due to the unity in activities. Due to the unity in activities. Due to the unity in activities. ठीक है जी। और इसके नेगेटिव इफेक्ट के अंदर, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स ये हैं, इनका अपोजिट लिख सकते हैं आप, इन्हीं का अपोजिट ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट्स। कोई भी एक या दो आप जो है इसके अपोजिट लिख सकते हैं। जैसे वहां लिखा है पहला पॉइंट एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो आप लिखो इसके अंदर नेगेटिव हो सकता है क्या? सॉरी नहीं, इसका नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ेगा कि वहां स्पेशलाइजेशन होती है, तो यहां आप लिख सकते हो ओवरऑल डेवलपमेंट इज नॉट देयर, द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इज नॉट देयर। यानी जो शॉर्ट बेचने वाला है
वो सारी उम्र सिर्फ सॉल्ट ही बेचता रहेगा। जो इसका जीएम होगा सॉल्ट का, जो सॉल्ट को हैंडल करेगा, जो सॉल्ट के बारे में बेचने वाला होगा, उसको सिर्फ मार्केट में सॉल्ट ही बेचने का पता होगा। आप उससे कल सीमेंट बिकवाओगे तो नहीं बेच पाएगा। ये इसकी एक प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर नया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर हमने कहा हर यूनिट का अलग अलग हेड होना चाहिए, उसकी अलग प्लानिंग होनी चाहिए, और ये सब मिलके टाटा को ऊपर लेने का काम करें। दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट ये है, ओके, प्लस पॉइंट ये है कि जो भी इसको गेम है, जो आदमी सॉल्ट बेच रहा है पिछले 15 साल से, वो उसका स्पेशलिस्ट बन जाएगा। लेकिन माइनस पॉइंट ये है कि वो सीमेंट कभी भी नहीं बेच पाएगा, या वो स्टील कभी नहीं बेच पाएगा, उसको सिर्फ सॉल्ट ही बेचने का पता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय विल नॉट बी देयर। ये ओवरऑल नहीं हो पाएगा। एक आदमी एक में ही परफेक्ट हो जाएगा और उसी में काम कर पाएगा, दूसरे में काम नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। तो ये पहली हो गई डिसएडवांटेज, मतलब नेगेटिव इफेक्ट। दूसरा क्या लिखा आपने? इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एफिशिएंसी जो है ऑर्गेनाइजेशन की तो बढ़ेगी, लेकिन इसके ठीक इसमें लिखो डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी वो बढ़ेगी, लेकिन एम्प्लॉय की एफिशिएंसी घट जाएगी। तो पहला नेगेटिव इफेक्ट ये था कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय नहीं होती। दूसरा नेगेटिव इफेक्ट ये था कि इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ कंपनी तो है, बट डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये दो नेगेटिव इफेक्ट लिखो और बाकी छोड़ दो। आ जाओ आगे चले, और आगे इसी के आगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, पेपर में बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार 3 नंबर में। अगर पिछले 10 साल में इसको आप ढूंढोगे तो कम से कम 4 बार आया पेपर में लास्ट 10 ईयर्स में। ये वाला डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो पहला बेसिस देखो, मीनिंग आपको अच्छे से मालूम है, बार बार लिखवा के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। फिर भी एक बार मैं पढ़ देता हूं। आप यूनिटी ऑफ कमांड को भी जानते हो और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को भी जानते हो। यूनिटी ऑफ कमांड में लिखो, वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर। लिख लो आप, अगर आप कहीं मिस्टेक कर लो तो लिख लो, वन सबऑर्डिनेट, यहां लिखो मीनिंग में, वन सबऑर्डिनेट should receive order from one superior and should be responsible oblique answerable to only one superior. Responsible oblique answerable टू ओनली वन सुपीरियर। ये देखो, आप चाहो तो इसे डायग्राम में समझा सकते हो। ये हमारा सुपीरियर हमेशा ऊपर होता है, सामने मत बनाना। और ये हो गया सबऑर्डिनेट, यानी ये मैनेजर और एम्प्लॉय, इसको यहीं से ऑर्डर मिलेंगे। ही विल रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन एंड ही विल रिप्लाई टू ओनली वन। ये इसका डायग्राम है। सुनो मेरी बात नैन्सी, सुपीरियर एक है, सबऑर्डिनेट भी एक है, यानी एक सबऑर्डिनेट को एक सुपीरियर से ही ऑर्डर मिलेंगे, वो उसको ही रिप्लाई करेगा। फाइन, आंसरेबल टू वन, बस आंसरेबल टू ओनली वन सुपीरियर। ठीक है जी, एक को ही ऑर्डर, एक को रिप्लाई करेगा। ऐसे ही आ जाओ, लिखो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। लिखो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसमें लिखो ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज having the same objective, each group of activities having the same objective must have one head and one plan. Having the same objective must have one head and one plan.
ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप वही एग्जाम्पल टाटा वाला दे सकते हो। ये टाटा हुआ और टाटा के अंदर ये हुआ सॉल्ट और ये हुआ सीमेंट। तो जो एक तरह का ऑब्जेक्टिव है उसका एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। इसका अलग से एक हेड होगा और अलग से प्लान, उसका अलग से हेड अलग से प्लान, मिक्स नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और सबके सब मिलके, सारे यूनिट्स को मिलके कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होती है इसलिए बार बार लिखवा रहा हूं, डिफरेंस आता है पक्का पेपर में। आ जाओ दूसरा लिखो, एम। ये हो गया पहला। दूसरा एम। अब उसका एम क्या है? इट प्रेजेंट्स, इट प्रिवेंट्स, नॉट प्रेजेंट, इट प्रिवेंट्स ड्यूअल सबऑर्डिनेशन, DUAL, ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। इट प्रिवेंट्स ड्यूअल सबऑर्डिनेशन मतलब एक आदमी का एक ही हेड हो, दो हेड नहीं होने चाहिए। और उसमें आ जाओ, इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। प्लानिंग। इट प्रिवेंट्स फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग। आ जाओ, ओके। तो डिफरेंस बिटवीन कर रहे थे यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। पहला डिफरेंस हमने मीनिंग का लिखा। उसके बाद सेकंड डिफरेंस एम, हमने कहा इट प्रिवेंट्स ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। और इसमें लिखो इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है जी, इससे ओवरलैपिंग बच जाती है। ओके फाइन। आ जाओ तीसरा, इसमें लिखो तीसरे के अंदर इट इफेक्ट्स, या लिखो इट इफेक्ट्स, बताता हूं बेस। इट इफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, इट इफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। इसका एक बेस बताता हूं, लिखो पहले, ये लिख लो, इट इफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। और इसमें लिखो इट इफेक्ट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, इट इफेक्ट्स और इट इफेक्ट्स द एंटायर इफेक्टिव। ठीक है जी। इट इफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, इट इफेक्ट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। और ये था आपका इफेक्ट्स, लिख लो, इफेक्टिव लिखो। ठीक है, ये अकेले एम्प्लॉय को इफेक्ट करेगा और ये पूरी कंपनी को इफेक्ट करता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और आज जो आपने खत्म किया वो था सिर्फ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है जी। लेकिन आप अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर हम बहुत धीरे रह जाएंगे, क्योंकि टोटल 14 प्रिंसिपल इसके हैं। फिर आगे उसके बाद टॉम के भी प्रिंसिपल्स हैं, उसके भी प्रिंसिपल्स आएंगे, टेलर के प्रिंसिपल्स वो भी आएंगे, वो भी हमें करने हैं। तो आप इस चैप्टर को बहुत लंबा खींच जाओगे अगर आप इस तरीके से करते रहे। हमें बहुत फास्ट चलना होगा और जल्दी से करने होंगे। अब तो अगला प्रिंसिपल जो इसके अंदर हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जो अगला प्रिंसिपल हम इसमें करने वाले हैं वो करने वाले हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसके अंदर से पेपर आने के चांसेस 150% है। जो अगला प्रिंसिपल है वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसको हम कल शुरुआत करेंगे, इसको हम कल स्टार्ट करेंगे। हमें प्रिंसिपल्स को फटाफट खत्म करना होगा, तेज करना होगा। ठीक है जी, चलो कल मिलेंगे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम मैनेजमेंट में सेकंड चैप्टर पे थे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और इसमें हम हेनरी फॉयल्स के प्रिंसिपल्स कर रहे थे मैनेजमेंट के। हमने अभी तक 6 प्रिंसिपल्स किए, आई थिंक 6 हमने खत्म किए।
नहीं 6 हो गए शायद, 6 नहीं हुए, 5 हुए अभी तक। ओके, कौन कौन से 5 प्रिंसिपल हुए? एक तो डिवीजन ऑफ वर्क हुआ, उसके बाद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ, उसके बाद डिसिप्लिन हुआ, उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड हुआ और फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हुआ। सही कह रहे हो आप। हमने 5 प्रिंसिपल्स खत्म किए इस चैप्टर के, और अब हम छठे प्रिंसिपल की तरफ चले। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसका नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आओ इसको लिखें, इसका मतलब क्या है? ये देखो, ये प्रिंसिपल नंबर 7 है ना, 6। देखो समझो, प्रिंसिपल को समझो आप, लिख तो अपने आप से लोगे बाद में। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब जितने भी फैसले बिजनेस के अंदर लेने हैं, जो भी डिसीजन बिजनेस में लेने हैं, अगर वो सारे डिसीजन सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास हो, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। यानी बिजनेस में कोई भी फैसला लेना हो वो टॉप मैनेजमेंट लेगी। परचेज कुछ करना है नया, टॉप मैनेजमेंट पे जाओ। किसी को छुट्टी चाहिए, टॉप मैनेजमेंट पे जाओ। किसी को प्रॉब्लम है, टॉप मैनेजमेंट पे जाओ। हर फैसला टॉप मैनेजमेंट के लोग ही करेंगे, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। वो कंपनियां कामयाब नहीं होती जहां पे सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कामयाब नहीं होती, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी पावर्स को दूसरे लोगों को बांटना चाहिए। जब डिसीजन लेने की पावर को बांट दिया जाए और सारे डिसीजन टॉप मैनेजमेंट ना करे, कुछ डिसीजन नीचे के लोग भी करना स्टार्ट कर दें, जिसे हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहते हैं, और जिसे हम नीचे वाली मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट कहते हैं, अगर उनको कुछ डिसीजंस दे दिए जाए तो अपना बर्डन जो है वो कम हो जाता है। और वो मैनेजमेंट अच्छी होती है जहां पे डिसेंट्रलाइजेशन होता हो, मतलब डिसीजन लेने की पावर को बांट दिया जाए। हर फैसला अगर टॉप मैनेजमेंट करेगी, अगर हर छोटा बड़ा फैसला टॉप मैनेजमेंट के लोग करने लगेंगे, तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। टॉप मैनेजमेंट का काम होता है टू मेक पॉलिसीज, टू मेक प्लान्स, हाउ टू ग्रो, हाउ टू एक्सपेंड द बिजनेस, हाउ टू अर्न मोर मनी। दैट इज द जॉब ऑफ टॉप मैनेजमेंट। उन लोगों का काम ये छोटे मोटे काम, किसी को छुट्टी जाना है, चल भाई जीएम के ऑफिस चले जाओ, किसी को 10 रुपए चाहिए, जीएम के ऑफिस में से अप्रूवल लेके आओ। ये डाबेबाजी अगर वो करना स्टार्ट कर देंगे तो वो किस टाइम बैठ के सोचेंगे बिजनेस को एक्सपेंड करने के? टाइम मिलेगा उनको? नहीं मिलेगा। वो सारा दिन इसी छोटे छोटे कामों में बिजी रहेंगे, छोटे छोटे डिसीजन के अंदर बिजी रहेंगे। तो जब डिसीजन लेने की पावर सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के बीच में आए, उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और जब उस पावर को बांट दिया जाए, मतलब अब किसी को पैसे चाहिए तो देयर इज नो नीड टू गो टू टॉप लेवल। वो कैशियर के पास या अकाउंटेंट के पास जाके भी अपना काम कर सकता है। ही कैन इवन गो टू अकाउंट्स मैनेजर एंड गेट द अप्रूवल एंड टेक द मनी। देयर इज नो नीड फॉर हिम टू गो टू टॉप लेवल। आई मेरी बात समझ? किसी को छुट्टी चाहिए, कोई वर्कर काम कर रहा है, अचानक उसको कुछ तबीयत खराब हो गई, उसको छुट्टी चाहिए, ही कैन गो टू हिज फोरमैन और सुपरवाइजर एंड आस्क फॉर अ लीव, एंड सुपरवाइजर कैन सेंड हिम ऑन अ लीव फॉर 1 डे, ये घर चला जाए। अब उसके लिए फिर जीएम के ऑफिस में जाना पड़े और वहां पे ऐसे खड़ा रहे, और जीएम मीटिंग में बिजी है, आदमी मर भी सकता है और उसका काम भी नहीं होगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं? When the power, decision taking power is within the hand of only top management, that is called centralization. But when we divide this power and give it to other levels of management also, that is called decentralization. सेंट्रलाइजेशन को तोड़ देना, क्या बोल देते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। आई बात समझ में? ये पक्का पेपर में आता है, इसमें डिफरेंस भी आता है, इसका मीनिंग भी आ जाता है। ठीक है, बस इतनी बात दिमाग में रखना कि जब सारे डिसीजन एक ही मैनेजमेंट का टॉप लेवल लेने लगे तो सेंट्रलाइजेशन, जब उस पावर को किसको बांटना है? डिसीजन टेकिंग पावर, जब उसको नीचे नीचे बांट दिया जाए, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। समझ आ गया? यही कंसेप्ट है, यही प्रिंसिपल है। वो बोलता है कि ना तो कंपनी में सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और ना ही कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। अगर कंपनी में डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा हो जाए तब भी लोग अपनी पावर का मिसयूज करने लग जाते हैं। तो कंपनी के अंदर, किसी भी एक बिजनेस के अंदर, ना तो ये होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। इसकी भी लिमिट है।
अगर आप सारी पावर नीचे वालों को दे दोगे वो उसका मिसयूज करने लग जाएगा। मान लो आपने किसी फॉरमैन को पावर दे दी, सुपरवाइजर को, भैया किसी को भी रखना है, किसी को भी निकालना है, किसी को भी छुट्टी चाहिए, किसी को भी पैसे चाहिए, तू अप्रूव कर दे। पावर दे दी आपने, 4 पावर दी इसको। किसी को भी रखना है, अपॉइंट समवन, तू। किसी को भी निकालना है, टू फायर समवन, तू। किसी को छुट्टी चाहिए, लीव सैंक्शन करनी है, तेरी पावर, तू। किसी को सैलरी देनी है, एडवांस चाहिए, तू। सारी पावर दे दी है, अब वो मिसयूज कर सकता है इसका। ही कैन स्टार्ट मिसयूजिंग दैट पावर। और हम लोग तो बहुत जल्दी मिसयूज कर लेते हैं पावर को। वो इसका मिसयूज कर सकता है, वो अच्छे लोगों को निकाल देगा और अपने मतलब के लोगों को ले आएगा जो उसकी बात सुनेंगे। आप समझे? वो ऐसा भी कर सकता है। जो अच्छे लोग कंपनी में काम करने वाले उनको निकाल देगा, और जो लोग उसकी सुनते हैं, जो उसके वो क्या बोलते हैं उनको, चाटुकार, जो उसके क्या बोलते हैं, उसकी बात को मानेंगे, जी 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 करेंगे, उनको बिजनेस में ले आएगा या अपने रिश्तेदारों को भर्ती कर लेगा। हो गया ना मिसयूज? तो कंपनी के अंदर सेंट्रलाइजेशन भी गलत है और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन भी गलत है। दोनों के बीच में बैलेंस रख के चलना होता है। अगर कंपनी प्रॉपर्ली सेंट्रलाइजेशन कर रही है, सारे डिसीजन टॉप मैनेजमेंट ले रही है, वो भी गलत है। और सारी की सारी पावर को नीचे बांट दिया जाए, वो भी गलत है। दोनों को बैलेंस करके चलना होता है। ठीक है जी? आओ लिखो फटाफट जल्दी से। पहले लिखो मीनिंग क्या है इसका। द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन, the concentration of decision, the concentration of decision making authority, the concentration of decision making authority by top management, is called centralization. एस भी लिख सकते हो, सेंट्रलाइजेशन, SATI भी आ सकता है। इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। कितनी गंदी हैंडराइटिंग है यार, बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, मुझे भी दुख हो रहा है। इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। आगे लिखो, वेयरएज इट्स its dispersal among more than one person is known as decentralization. ठीक है जी? इसमें आगे आ जाओ, नेक्स्ट पैरा में आ जाओ। द ऑर्गेनाइजेशन इन विच डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लाइज with the top management, the organization in which decision making authority lies with the top management is called centralized organization. Whereas the organizations in which is called centralized organization. Whereas the organization in which decision making authority is shared with low levels. Decision making authority is shared, share करना
SHARED is shared with low levels is called decentralized organization. केस स्टडी के अंदर 150% आएगा ये टॉपिक. इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट पैरा में आओ. द सुपीरियर्स should adopt करना effective centralization. comma, instead of complete centralization and complete decentralization. The superiors should adopt effective centralization instead of complete centralization and complete decentralization. The superiors should adopt, जो superiors हैं उन्हें कौन सा मेथड अडॉप्ट करना चाहिए? इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन. इसका मतलब एक तीसरा वर्ड आ गया. अब एक तीसरा वर्ड आ गया. एक तो हो गया सेंट्रलाइजेशन, एक हो गया डिसेंट्रलाइजेशन और एक आ गया अब इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन. तो ये वाला मेथड अडॉप्ट करना चाहिए. कौन सा मेथड? इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिख लो इसके लिए. ये आता है पेपर में इसलिए इसको बड़ा लिखवा रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल, द डिसीजंस. आज क्या चल रहा है? कौन सी क्लास चल रही है? इंग्लिश. छोड़ दे यार, यू टाइम वेस्ट कर रहे हो. द डिसीजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अच्छा कोई नहीं. द डिसीजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ determining the objectives and policies the decision in respect of determining the objectives and policies and expansion of business should remain in the hand of superiors. On the other hand, authority for the purchase of raw material or granting leave to an employee should be delegated to the other employees. क्या डेलीकेट मैंने क्या बोलोगे आप? गिवन टू अदर एम्प्लॉयज. मतलब सुनो मेरी बात, अब गौर से सुनो मेरी बात, गौर से सुनो. ये तीनों पैराग्राफ का क्या निचोड़ है? वो कहता है कि एक कंपनी जहां पे सारे डिसीजन, अरे सुनो गौर से इधर, एक कंपनी जहां पे सारे डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट लेती है उसे बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड कंपनी. और एक कंपनी जहां पे सारे डिसीजंस बांट के लिए जाते हैं उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड कंपनी. लेकिन एक सुपीरियर को ये बात पक्का सोचनी चाहिए
उसको ये अडॉप्ट करना चाहिए कि वहां किसी भी कंपनी के अंदर इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन हो, ना कि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब जहां जरूरत है वहां सेंट्रलाइजेशन और जहां जरूरत नहीं है वहां डिसेंट्रलाइजेशन। आप समझे मेरी बात? जैसे when it's come to fix the objective of a company, objective माने होता है लक्ष्य, टारगेट। when it's come to expansion of business, when it's come to form of policies of the company, वहां तो सारा का सारा काम कौन देखे? टॉप लेवल मैनेजमेंट। लेकिन जहां छोटे मोटे काम हो, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे गिविंग समवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश, जैसे गिविंग समवन अ लीव, ग्रांटिंग अ लीव, ऐसे छोटे वाले काम जो हैं, ये सारे के सारे काम नीचे के एम्प्लॉयज को दे देने चाहिए। ये काम टॉप लेवल को नहीं देखना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। जहां जरूरत है, अभी आप सोचो ना, किसी बाहर वाले एम्प्लॉय को आप काम दे दो कि भैया कोई भी कंपनी में पॉलिसी फॉर्म करनी है, कोई भी नया डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है, सब तेरे पल्ले, डुबो देगा, बिजनेस को डुबो देगा। अगर वो जो एम्प्लॉय है, अगर वो एफिशिएंट ना हुआ, इफेक्टिव ना हुआ, मान लो उसको नहीं मालूम, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो बिजनेस डूब जाएगा। ये वाला फैसला आप किसी के सिर पे नहीं छोड़ सकते। ये फैसला तो कंपनी के बड़े बड़े लोगों को, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बड़े बड़े बैठे हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स बैठे हैं, जो डायरेक्टर्स बैठे हैं, उन्हीं को मिलकर लेना है कि कंपनी में कौन सी नई पॉलिसी आएगी, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या किया जाएगा, कंपनी के अंदर एक्सपेंशन कैसे की जाएगी, बिजनेस एक्सपेंड कैसे होगा। ये काम आप छोटों को नहीं दे सकते। लेकिन छोटे छोटे काम जिसके लिए आपका टाइम वेस्ट होता है, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, अभी जब भी परचेज करनी है वो आप साइन करते हो, जब तक आप साइन नहीं करते नीचे परचेज नहीं होती, और जब तक परचेज नहीं होती प्रोडक्शन जो है वो इंटरप्ट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। और आप बिजी हो क्योंकि आप बड़े आदमी हो, कभी बैंक के साथ बिजी हो, कभी न्यूज़पेपर वालों के साथ बिजी हो, कभी लोगों के साथ बिजी हो, कभी कस्टमर आए हुए हैं, कभी कोई आया हुआ है, आप बिजी हो। और बेचारा परचेज का जो हेड है वो हर वक्त आपके सिर पे खड़ा रहता है, सर साइन करो तो मैं परचेज करूं। और आप कभी 7 दिन के लिए चले गए, कभी 5 दिन के लिए चले गए, कभी बाहर चले गए, ये काम आप कर रहे हैं क्योंकि आप कंपनी के सीईओ हो। तो ये वाली जो पावर है ये आपको रिलीज कर देनी चाहिए, ये पावर आपको अपने पास से हटा देनी चाहिए। एंड यू गिव दैट पावर टू अ परचेज डिपार्टमेंट, मींस परचेज मैनेजर। उसी को ये पावर देखने दो, कुछ भी परचेज करना है ही कैन गो अहेड एंड परचेज। आप उस पावर के बीच में मत आओ। अभी किसी एम्प्लॉय को छुट्टी चाहिए, आप बोलो मैं ही बताऊंगा कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, क्योंकि मैं इस कंपनी का सीईओ हूं। अब ऐसे छोटे छोटे काम अगर आप करने लगोगे तो फिर कंपनी को एक्सपेंड कब करोगे, बिजनेस आगे ग्रो कब करेगा, आपका दिमाग तो इन कामों में बिजी हो जाएगा। तो ये काम आपको छोड़ देंगे, ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ, लिखो पॉजिटिव इफेक्ट। इसके पॉजिटिव इफेक्ट जल्दी लिखो, फटाफट जल्दी से। सबसे बड़ा इसका पॉजिटिव इफेक्ट है, इट डिक्रीज द वर्कलोड ऑफ द सुपरवाइजर्स। इट डिक्रीज द वर्कलोड ऑफ not supervisors, of the superiors. It decrease the workload of the superiors. जो सुपीरियर होते हैं बड़े वाले, बड़े बड़े लोग, अब उनका वर्कलोड कम हो गया ना, आपका दिमाग अब जो है कहीं और सोच सकेगा, काम कम हो गया। दूसरा, बेटर एंड क्विक डिसीजंस। एंड क्विक डिसीजंस, बेटर एंड क्विक डिसीजंस। और तीसरा, इट इंक्रीज द एनकरेजमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट। इंक्रीज द एनकरेजमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट, उनको भी हिम्मत मिलती है, एनकरेज होते हैं वो जो नीचे वाले होते हैं सबॉर्डिनेट। आपने उसको बोला भैया आपसे किसी को छुट्टी जाना हो तेरे जिम्मे है, वो भी पावर फील करेगा, यार मेरे को भी कंपनी ने इस काबिल समझा कि मैं भी ये डिसीजन ले सकता हूं, वो इंकरेज होगा। तो ये भी तीसरा फायदा। आ जाओ नेगेटिव इफेक्ट, अब लिखो नेगेटिव। अननेसेसरी इंक्रीज, नेगेटिव में आ गया। अननेसेसरी इंक्रीज इन द वर्कलोड of
ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ये भी एक इसका वो है, वो बेचारा सुपरमैन वो था, सुपरवाइजर तो था, सुपरवाइजर तो था, फोरमैन था, वो मजे से काम कर रहा था, मजे से अपना काम देखता था, सारे वर्कर्स को देख रहा था, अपना काम ठीक कर रहा था। आपने उसके सिर पे एक और काम डाल दिया, तेरे डिपार्टमेंट में किसी को छुट्टी जाना है, तू ही ऑथराइज है भाई, तेरी तरफ से छुट्टी ऑथराइज होगी तो बंदा जाएगा तो नहीं जाएगा। लो, अब लोग उसके पास आके डिस्टर्ब करने लग गए, बहुत ही छुट्टी चाहिए, आज मेरे घर में ये प्रॉब्लम, कल मेरे, पहले लोग डिस्टर्ब नहीं करते थे, क्यों? उन्हें मालूम था कि छुट्टी मांगनी है तो ऊपर तक जाना पड़ेगा और ऊपर से डांट पड़ेगी। अब उन्हें मालूम है ये तो अपना ही आदमी है फॉर्मल, इसे डिस्टर्ब कर सकते। आई बात समझ में? तो अननेसेसरी इंक्रीज हो गया किसका वर्कलोड? सबऑर्डिनेट का, बिना बात के। एक ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। एक और लिखो जल्दी से, डिक्लाइन इन एनकरेजमेंट, डिक्लाइन इन एनकरेजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स, डिक्लाइन in encouragement of subordinates in case of complete centralization, in case of complete centralization, पता नहीं कौन है, in case of complete centralization। ठीक है जी, अगर सेंट्रलाइजेशन होगी तो फिर उसका जो है एनकरेजमेंट डिक्लाइन हो जाएगी, ये भी इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट है। आ जाओ जी नेक्स्ट चले, अगला करें फटाफट जल्दी से, हम नेक्स्ट पे चले। और नेक्स्ट हमारे पास है अगला वाला जो हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय। ये बहुत सिंपल है और बहुत ही ज्यादा छोटा है। लिखो आप, वैसे वर्ड हम यूज नहीं करते, रेम्यूनरेशन वर्ड यूज किया जाता है डायरेक्टर्स के लिए, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है रेम्यूनरेशन। उनके लिए हम सैलरी वर्ड यूज नहीं करते, इनके लिए हम सैलरी वर्ड यूज करते हैं। अब ये यूज नहीं किया जाता। जब हेनरी फॉयल ने लिखे थे प्रिंसिपल, तब शायद ये वर्ड यूज किया जाता हो। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है जो पैसा हम डायरेक्टर्स को देते हैं एज अ सैलरी, जो हम स्टाफ को देते हैं उसे बोलते हैं सैलरी, जो हम वर्कर्स को देते हैं उसे बोलते हैं वेजेस, और जो हम डायरेक्टर को देते हैं, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, उन्हें बोलते हैं रेम्यूनरेशन। आज की तारीख में अकाउंट्स में ऐसा है, लेकिन तब ऐसा था। तो रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय का मतलब ये है, ये प्रिंसिपल छोटी सी बात कहता है, भैया जिससे भी काम ले रहे हो ना, उसको कम से कम इतने पैसे दो कि उसका परिवार चल जाए, एक फेयर अमाउंट दो। मतलब आप किसी को 5,000 रुपए सैलरी दे रहे हो आज की तारीख में, और आपको मालूम है 5,000 में तो बिजली का बिल भी नहीं पूरा होता, उसके राशन का खर्चा ही 10,000 है या 8,000 है, और उसके पास 2 बच्चे भी हैं, उसको फीस भी भरनी है, तो ये गलत कर रहे हैं। ये चीजें फोर्स करती हैं एम्प्लॉय को चोरी करने के लिए, या उल्टे काम करने के लिए, या कमीशन खाने के लिए। एम्प्लॉयज चोरी क्यों करेगा? अरे कोई काम करने वाला इंसान चोरी क्यों करेगा जब उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो? ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि आप कम से कम फेयर अमाउंट समझते हो, जितनी उससे मेहनत आप वो कर रहा है उतना कम से कम दो। कंपनियां क्या चाहती हैं? कंपनियां चाहती हैं ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए कम से कम कॉस्ट में, ये हर कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। और वर्कर क्या चाहता है? कम से कम काम करूं, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, ये वर्कर चाहता है। यही होता है। आप सोचो ना, एक कंपनी क्या चाहेगी? मुझे सस्ते से सस्ती लेबर मिल जाए, मेरा बहुत सारा काम हो जाए और मुझे बहुत बड़ी सैलरी देनी पड़े, ये कंपनी की चाहत है। और एक वर्कर की चाहत क्या होती है काम करने वाले की? मुझे कम काम करना पड़े और मुझे ज्यादा सैलरी मिल जाए, मतलब आराम से जिंदगी कट जाए। तो इन दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम चलती है। लेकिन सुनी किसकी जाती है लास्ट में? कंपनी की। किसका ऑब्जेक्टिव ऊपर रखा जाएगा? बिजनेस का। ठीक है जी। लेकिन ये प्रिंसिपल कहता है कि ठीक है, आप बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को ऊपर रखो, कोई डाउट नहीं। बिजनेस इज वर्स्ट, बिजनेस रहेगा तो आदमी रहेगा, बिजनेस होगा तो सैलरी होगी, अच्छी बात है। लेकिन आप कम से कम इतना फेयर अमाउंट तो दो कि कोई आदमी सरवाइव कर सके।
आजकल आप देखो दुकानों पे काम करने वाले लड़के जो दुकानों पे काम करते हैं, आपने कभी देखे दुकान पे कपड़ा लेने गए हो आप, सूट वगैरह खरीदने गए हो, वहाँ दुकानों पे कुछ लड़के काट काट के दिखा रहे हैं या ऐसे ऐसे बिछा बिछा के दिखा, दे आर गेटिंग 5,000 to 7,000। ये सब वो बच्चे हैं जो 12th क्लास में पढ़ने की जगह खेलने चले जाते थे, पढ़ते नहीं, ये सब वो वाले बच्चे। तो इसीलिए नहीं, आप बच्चे बहुत अच्छे हो, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बच्चे पढ़े नहीं, पढ़ाई के टाइम पे उन्होंने पढ़ाई नहीं की। अब जितने भी आप देखो सदर बाजार के अंदर, अभी बाजार में चले जाओ, दुकानें भरी पड़ी है, हर दुकान पे 2 या 3 लोग काम कर रहे हैं। वो 2 या 3 लोग जो वहां दुकान पे काम करते हैं, विश्वास नहीं मानोगे, सम पीपल दे आर गेटिंग इवन 3,000 पर मंथ। आप उनसे सैलरी पूछोगे तो आपको दिल में दर्द होगा, वो बोलेंगे यार 3,000 कैसे चलाता है घर, उसको भी यहां से पकड़ के वहां से पकड़ के। ये हालात है लोगों के, हालात ऐसे हैं लोग। उनकी भी गलती है, जब पढ़ने का टाइम था वो पढ़े नहीं, जब मेहनत करने का टाइम था तो वो पिक्चर देखने जाते रहे, गोल मार मार के मस्ती करते रहे। अब उनकी भी गलती है कहीं ना कहीं, लेकिन एटलीस्ट जो उनको नौकरी पे रखा है जिसने, उसको भी बात सोचनी चाहिए यार, कम से कम इतने तो दूं कि चलो इसके खाने का खर्चा कितना है, एटलीस्ट 8,000 कम से कम वो तो कवर हो जाए। अपना काम तुम करवा रहे हो, बेचारे कहीं देखे, कहीं तो आपने कभी नोट किया, हाईवे पे गए कभी आप, हाईवे के ऊपर, हाईवे पे कभी कुछ लोग होटल्स के बाहर, ढाबे के बाहर खड़े रहते हैं, उनके हाथ में झंडा सा होता है, वो ऐसे कार, आने वाली कार को ऐसे ऐसे करते हैं, अंदर आओ, इस वाले में आ जाओ है। उनको बेचारे को सिर्फ क्या मिलता है, 2 टाइम की रोटी और कोई पैसा नहीं, और वही रहने को छोटा सा घर मिल जाता है। ऐसे काम नहीं करवाना चाहिए, ये प्रिंसिपल बोलता है ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये गलत है। तो लिखो ऑर्डर जल्दी से इस प्रिंसिपल के बारे में लिखो। द एम्प्लॉय मैंने काम करने वाले लोग, जो हम काम करते हैं। द एम्प्लॉय शुड बी पेड, फेयर रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी। अब सैलरी लिख लो, द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर सैलरी which should give him at least a reasonable standard of living. लिविंग या मतलब समझ रहे हो ना, रिजनेबल मतलब खाना यार, उसको एटलीस्ट घर का किराया, डालने के लिए कपड़े, रोटी कपड़ा मकान तो पूरा करो, दैट इज कॉल्ड रिजनेबल स्टैंडर्ड लिविंग। कम से कम रोटी कपड़ा मकान तो पूरा हो। अगर किसी को एम्प्लॉय को आप अपने काम यहाँ पे काम पे रखे हो, तो उसको कम से कम इतना तो दो कि वो घर का किराया, अगर खुद का घर है तो चलो ठीक है, अगर नहीं खुद का घर है तो घर का किराया और बच्चों की रोटी और उनके लिए कपड़ा, है ना, रोटी कपड़ा मकान, एटलीस्ट इसको तो वो पूरा करे, तभी तो वो रिजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आएगा। दैट इज कॉल्ड रिजनेबल स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड नहीं, रिजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इतना पैसा तो दो। और दूसरी बात भी है इस प्रिंसिपल की, दूसरी बात क्या है, लिखो जल्दी से, सैलरी मस्ट बी इक्वल फॉर सेम कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज। ये भी बात दिमाग में रखनी है। समझ गए आप क्या मतलब है इसका? समझ गए? तो एक जैसे, अब सपोज करो आपकी कंपनी में 4 फोरमैन काम करते हैं। फोरमैन मतलब जो प्रोडक्शन लाइन पे जो हेड होता है, फोरमैन उसको बोलते हैं। मान लो 4 फोरमैन आपकी कंपनी में काम करते हैं, चारों की 8-8 घंटे की ड्यूटी है, चारों की सेम क्वालिफिकेशन है, एक को दे रहे हो 15,000, एक को दे रहे हो 10,000, बोलो क्या होएगा? आपस में प्रॉब्लम आ जाएगी ना। सैलरी का तो मालूम होता है तो कितनी मिल रही है, बोलेगा यार तू भी 8 घंटे काम कर रहा है, मैं भी 8 घंटे काम कर रहा हूँ, तू भी इसी लाइन पे, मैं भी इसी लाइन पे, सेम हम काम कर रहे हैं, तेरे को 15, मेरे को 10, रीजन। तो ये भी नहीं होना चाहिए। एक जैसी कैटेगरी के एम्प्लॉय को एक जैसी सैलरी ही मिलनी चाहिए, तभी आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएंगे और बिजनेस सही तरह से काम कर पाएगा। इस बात का भी हमें ख्याल रखना है, ठीक है जी। हाँ, अगर काम अलग अलग है तो सैलरी अलग अलग होगी, क्वालिफिकेशन अलग है तो सैलरी अलग होगी। जो ज्यादा पढ़ा है ज्यादा कमाएगा, जो कम पढ़ा है वो कम कमाएगा, ये बात तो सच है। तो जैसी जैसी क्वालिफिकेशन वैसी सैलरी है, लेकिन एक जैसे पढ़े लोग अगर एक ही कैटेगरी में काम करें तो फिर एक जैसी सैलरी दो, ताकि आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना आए। बस
इतना सही है ये। और इसके लिखो पॉजिटिव इफेक्ट, जल्दी से लिखो पॉजिटिव इफेक्ट्स। इसके पॉजिटिव लिखो, इंक्रीज इन एनकरेजमेंट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। इंक्रीज इन एनकरेजमेंट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। अगर आप किसी को फेयर सैलरी दोगे तो एनकरेज भी होगा और सेटिस्फाई भी होगा, ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। एक और लिखो इसका पॉजिटिव, डिक्लाइन इन द लेबर टर्नओवर रेट। अब ये कई बार पेपर में पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय लेबर टर्नओवर? डिक्लाइन इन लेबर टर्नओवर, ये पेपर में पूछा जाता है, लिख लो मेरी बात, 1 नंबर में आएगा ये। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबर टर्नओवर? पता है लेबर टर्नओवर क्या होता है? लेबर टर्न का मतलब होता है एक साल के अंदर एक कंपनी में कितने लेबर्स आए और कितने चले गए, उसका रेट निकाला जाता है। लेबर टर्नओवर मतलब कंपनी में कितने लोग आए और कितने छोड़ के चले गए या कितने को फायर कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड लेबर टर्नओवर। एक कंपनी जिसका लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा हाई होता है मार्केट में, उसकी गुडविल नहीं होती। पता लोग क्या बोलते हैं, अबे यार यहाँ तो 4 महीने लोग काम करते हैं फिर छोड़ के भाग जाते हैं। वहां एक्सपर्ट्स भी नहीं आते, वहां स्पेशलिस्ट भी नहीं आते। जिस कंपनी का लेबर टर्नओवर रेट ज्यादा होता है उसकी मार्केट में गुडविल नहीं होती। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जहां पे लोग काम लग जाए तो फिर छोड़ने का दिल ही नहीं करता और लोग उसको छोड़ते ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनी। वहां लेबर टर्नओवर रेट कम होता है और वो तभी होता है क्योंकि वहां पे एम्प्लॉय जो होते हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं। समझे आप? यानी जब हम किसी को सही सैलरी देंगे, रिजनेबल सैलरी देंगे, अच्छी सैलरी देंगे, एक जैसी कैटेगरी को एक सैलरी देंगे, हमारे पास काम कर रहे लोग सेटिस्फाइड हैं, तो फिर हमें लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। फिर एम्प्लॉय जो है उस कंपनी को छोड़ के नहीं जाते। और जहां एम्प्लॉयज ज्यादा आए ना और जाए ना और नौकरी छोड़े ना, वहां लेबर टर्नओवर रेट हमेशा कम रहेगा। ठीक है, लेबर टर्नओवर रेट का मतलब कितने एम्प्लॉयज एक साल में कंपनी में आए और कितने चले गए, दैट इज कॉल्ड लेबर टर्नओवर। ठीक है, चलो आगे आ जाओ फटाफट। इसका लिखो नेगेटिव इफेक्ट, जल्दी से लिखो नेगेटिव। इट एनकरेज द डिसऑनेस्टी। इट एनकरेज द डिसऑनेस्टी। किसी को सही सैलरी नहीं दोगे तो वो क्या करेगा बेचारा, चोरी करेगा। इट एनकरेज द डिसऑनेस्टी। ठीक है, ये इसका नेगेटिव इफेक्ट है। ठीक है जी, चलो ये भी खत्म हुआ। आ जाओ, ये भी खत्म किया। एक और आगे देखें, एक और आगे करते हैं। आ जाओ फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट लिखो नंबर 8। नंबर 8 लिखो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है जी, अब ये क्या है, ये भी सिंपल है। ये देखो, इसमें आप छोटा सा डायग्राम बना सकते हो। ये कंपनी हुई, यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। ये HR डिपार्टमेंट है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। ठीक है जी, बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग काम करते हैं और हर एक इंसान का अपना कुछ ना कुछ मोटिव होता है, अपना इंटरेस्ट होता है टू वर्क इन अ कंपनी। किसी भी कंपनी में काम करने का आपका अपना कुछ टारगेट है, अपना कुछ मोटिव है, कुछ ऑब्जेक्टिव है। लेकिन ये प्रिंसिपल कहता है कि एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट को एक जनरल इंटरेस्ट की तरफ ले जाया जाए। मतलब ये सब के सब अपने बारे में नहीं सोचे, ये सब के सब बिजनेस के बारे में सोचे। अगर सब मिलके बिजनेस के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा, बिजनेस ग्रो करेगा। और अगर बिजनेस ज्यादा कमाएगा तो किसको ज्यादा मिलेगा, हर एक को ज्यादा मिलेगा। तो ये प्रिंसिपल बोलता है
कि वी हैव टू सबऑर्डिनेट मीन्स हमें एक तरफ ले जाना है, एक दिशा में, इन सबके इंटरेस्ट को हमें एक दिशा में लेके आना है। और किस तरफ लेके आना है? वो है ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट की तरफ, दिस इज कॉल्ड जनरल इंटरेस्ट। ये जितना भी सोचें, ये सब के सब एक ही तरफ को सोचें, बिजनेस के लिए सोचें, कंपनी के लिए सोचें, ताकि कंपनी जो है वो क्या कर सके, ग्रो कर सके। और कंपनी ग्रो करे तो एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली ग्रो करते हैं। ठीक है, ये इस प्रिंसिपल का ये मीनिंग है। इसके बारे में कल लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमने कर दिए 7 प्रिंसिपल। ठीक है जी, 7 हो गए, हम 8वें पे कल चलेंगे। ठीक है जी, चलो कल मिलते हैं, कल मिलेंगे बच्चों।